दोस्तों, ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाला कतर आज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर मुल्क है। कतर के लोग पर कैपिटा इनकम के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। वेलकम बैक टू जूम टीवी ऑफिशियल। कतर के हर एक शहरी की सालाना इनकम $1,35,000 है। पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो ये 2,98,00,000 रुपए बनते हैं। कतर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। अंदाजे के मुताबिक कतर पाकिस्तान के सूबा आज़ाद कश्मीर से भी छोटा है। कतर का टोटल एरिया 11,571 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। कतर की टोटल पॉपुलेशन 28 लाख है। यहाँ का हर एक शहरी आम तौर पर एक अमेरिकी शहरी से 3 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। इसीलिए कतर में आपको बड़े बड़े विलास, आसमानों को छूती स्काई स्क्रैपर्स और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां चलती नजर आएंगी। कतर आज से 50 साल पहले कोई अमीर मुल्क नहीं था, क्योंकि तब ना तो कतर के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कि कतर अपने और यहाँ रहने वाले लोगों के हालात बदल सके। 1871 में जब सल्तनत उस्मानिया ने अपने कदम ईस्टर्न मिडिल ईस्ट में बढ़ाए तो कतर भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआत में बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गईं, तो उस्मानियों ने भी कतर से अपना हाथ हटा लिया। तब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी और कई गल्फ कंट्रीज ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसे मैरीटाइम ट्रीटी कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रीटी के मुताबिक कतर पर कोई भी जमीनी और समुद्री हमले की सूरत में ब्रिटेन को कतर को डिफेंड करना होगा और बदले में कतर एक ब्रिटिश कॉलोनी बनकर रहेगा, जो ब्रिटिश सरकार को टैक्स के साथ साथ यहां से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स पर कंट्रोल और शेयर देगा। ब्रिटिश कॉलोनी बनने के बाद कतर की पोर्ट्स को यूज करके ब्रिटिश तमाम गल्फ कंट्रीज तक अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते, और कतर को इसमें सिर्फ ये फायदा था, जो कतर के लोगों का सबसे बड़ा बिजनेस था समंदर से मोती इकट्ठे करके बेचने का, वो दूसरे मुल्कों में जाने लगे। कतर के लोग मोती निकालकर और सहरा में जिंदगी गुजारने के आदी बन चुके थे। 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड को दरियाफ्त किया गया। 1950 के बाद यहां ब्रिटिश सरकार और कुछ गिने चुने लोगों ने ऑयल निकालने का काम काफी तेजी से स्टार्ट कर दिया, मगर इस ऑयल में मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट ब्रिटिश ले जाते। इसके होते कतर के लोगों में आजादी की एक लहर उठ खड़ी हुई। ये आजादी की तहरीक इतनी करामत थी कि ब्रिटिश को ना चाहते हुए भी कतर को आजादी देना पड़ी, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स की शर्त थी कि वो एक ऐसे इंसान के हाथ में कतर की बागडोर देना चाहते हैं जो कतर को वाकई एक डेवलप कंट्री बना सके। साल 1971 में कतर को ब्रिटिश से आजादी मिली और वादे के मुताबिक अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी को कतर का किंग बना दिया गया। इसीलिए आज भी इन्हें फाउंडर ऑफ कतर के नाम से जाना जाता है। कतर की आजादी के बाद यहां दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की फील्ड भी दरियाफ्त कर ली गई, जिसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। लेकिन 70s में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज नहीं थी, क्योंकि कतर की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जिस वजह से कतर को गैस की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और एनवायरमेंटल क्लाइमेट के हिसाब से कतर और पूरा मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक हैं। दोस्तों, इस टाइम गैस की सबसे ज्यादा कंजम्पशन यूरोप में थी, तो कतर के लिए नामुमकिन था कि वो ये नेचुरल गैस यूरोप को सप्लाई कर पाते, क्योंकि तब गैस को पाइपलाइंस के जरिए ही वहां भेजा जा सकता था। कतर यूरोप और जिन एशियन कंट्रीज में गैस की कंजम्पशन ज्यादा थी, उनसे बहुत दूर था। टाइम गुजरता गया, कतर और उसके लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते गए।
अब साल था 1995। कतर के क्राउन प्रिंस खलीफा हमाद बिन अल सानी ने अपने ही बाप उस वक्त के बादशाह का तख्ता पलट दिया। कतर के नए बादशाह का सबसे पहला कदम था कि कैसे गैस को दूसरे मुल्कों में बेचा जाए। उस वक्त दुनिया में गैस को बहुत हद तक ठंडा करके लिक्विड में चेंज किया जाता था, जिसे आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त काफी रेयर थी, इसलिए बादशाह ने गैस लिक्विफिकेशन को कतर में इंट्रोड्यूस किया। इस टेक्नोलॉजी को हम LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। ये इनिशिएटिव इतना कारामद था कि कतर आराम से अपने आप को दुनिया की दौड़ में ला खड़ा हुआ। दोस्तों, आज कतर से LNG इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और यूरोप के कई मुल्क शामिल हैं, क्योंकि हमने हाल ही में रशियन यूक्रेन वॉर में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस की बढ़ती हुई प्राइसेस देखी हैं। इन सारे मामलात में कतर की सिर्फ LNG सेल पूरे यूरोप में ही $100 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि रशियन यूक्रेन वॉर से पहले रशिया ही ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज को गैस फराहम करता था। कतर गवर्नमेंट ने इन नेचुरल रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को अपने लोगों की डेवलपमेंट और कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना शुरू कर दिया। ये पैसा ठीक जगह इन्वेस्ट करके ही कतर एक अमीर कंट्री बनकर सामने आ सकता था, क्योंकि आपके सामने सीरिया, ईरान, इराक और वेनेजुएला जैसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जो ऑयल और नेचुरल गैस से माला माल अपने रिजर्व्स लिए बैठे हैं, मगर खराब पॉलिसीज की वजह से आज उनका हाल हम सबको पता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ कतर की गवर्नमेंट और इसके सिटीजन्स ने नेचुरल रिसोर्सेज से कमाए जाने वाले पैसों को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आप किसी भी बिगेस्ट कंपनी या कंट्री में देख लें, आपको वहां कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। और क्या आप जानते हैं, कतर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। कतर ने दुनिया में अपना इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया चैनल बना रखा है, जिसे हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। अल जजीरा 140 कंट्रीज में अपनी नशरियात चलाता है, वो भी 70 से ज्यादा जुबानों में। इस वजह से कतर अपना इमेज बहुत वाइट एंड क्लियर रखता है दुनिया के सामने। दुनिया के चंद मुल्कों को छोड़कर कतर को दुनिया एक पीसफुल कंट्री की नजर से देखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।